गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बिग ओक अकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू लेक्चर। हमारा सीबीएसई केमिस्ट्री 10th क्लास 3rd चैप्टर चल रहा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें काफ़ी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड जनरल इंट्रोडक्शन हम इसके अंदर देख चुके हैं। और अब हमारा चल रहा है कि ये जो आयन्स हैं एक साथ बॉन्डिंग करते हैं, वो करते कैसे हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि दो बॉन्ड हम पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि ये दो बॉन्ड हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड। तो क्या होता है आयोनिक बॉन्ड? बच्चों, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आयोनिक बॉन्ड मतलब एक ऐसा बॉन्ड है जिसके अंदर आयन्स होते हैं। और आयन्स हम निकालना सीख चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बच्चों ये जो आयनिक बॉन्ड है इसको एक नाम और दिया जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन से है और वैलेंट वैलेंसी से है, तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहलाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये होता क्या है? द केमिकल बॉन्ड formed by the transfer of electron, formed by the transfer of electron from one atom to another atom. Is known as आयोनिक बॉन्ड। तो बच्चों आयोनिक बॉन्ड क्या है? एक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम पर। ठीक है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है, ट्रांसफ़र मतलब या तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है या गेन करता है, तो ये ट्रांसफ़र कहलाया जाता है। तो जब कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। तो बच्चों क्योंकि हम जानते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि आयनिक बॉन्ड में एक कम से कम मेटल होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने का सारा क्रेडिट किसको जाता है? मेटल को जाता है। और नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, तो क्या जनरल रूल्स इनके बारे में है बच्चों? मेटल्स हैव 1, 2, 3 electrons in their outermost shell, which they can donate to form stable पॉजिटिव आयन। बच्चों मेटल्स का काम, मेटल्स के वैलेंस सेल में आपको 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जो उनको रिलीज़ कर देते हैं, और रिलीज़ करने के बाद पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जिनको आप कटायन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जो कटायन कहलाते हैं। और नॉन मेटल्स का क्या काम होता है? बिल्कुल इसका उल्टा। नॉन मेटल्स हैव 5, 6, 7 electrons in their outermost
सेल, आउटर मोस्ट सेल। तो बच्चों इतने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना तो आसान नहीं है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, सो दे गेन electrons to form stable नेगेटिव आयन, और जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अनायन। ठीक है, तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब बॉन्ड कैसे बनता है, तो द force of attraction which holds these oppositely चार्ज्ड आयंस, अपोजिटली चार्ज मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कॉन्स्टिट्यूट्स द आयोनिक बॉन्ड। तो बच्चों जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अपोजिट आयंस के बीच में लगता है, यही आपके आयनिक बॉन्ड को बनाता है। तो बच्चों ऐसे बॉन्ड जो मतलब ऐसे कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या आयनिक बॉन्ड से बनते हैं, उनको हम आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो द कंपाउंड्स containing ionic bond are called as आयनिक कंपाउंड। बच्चों आयनिक कंपाउंड किन्हें बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड से बनते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड किस लिए, क्योंकि ये आयन से बनते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ आयंस। ठीक है, तो बच्चों आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ये है। क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा केमिकल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेटल और नॉन मेटल दोनों में ही होता है। ठीक है, मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या रिलीज करना। ठीक है, वो डोनेट कर देते हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है जिनको हम डोनेट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और बात करें हम नॉन मेटल्स की, तो बच्चों नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। क्यों गेन करते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल में 5, 6, 7, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको रिलीज करना आसान नहीं है। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। ठीक है, बात करें उस फोर्स की, जो फोर्स इन दोनों आयंस को एक साथ जोड़ के रखता है, उसी फोर्स को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और वो कंपाउंड जो इन आयन से बनता है उसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, बात अगर समझ में आ रही है तो हम 1-2 आयनिक कंपाउंड बनाकर देखते हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया, चलते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड, और अब करेंगे हम आयनिक बॉन्ड के कुछ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, NaCl। क्या करना है बच्चों, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो आप, मतलब इनके आप आयंस बना
बना कर देखो। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। लास्ट के सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, इस इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज़ करता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देगा। ठीक है, अब बात आती है चार्ज की। तो 11 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, प्रोटॉन भी सेम होता है। यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन 28 हो गया क्योंकि लास्ट का इलेक्ट्रॉन तो छोड़ दिया हमने। तो अब इलेक्ट्रॉन 10 रह गए और प्रोटॉन 11 ही रहते हैं। ओवरऑल चार्ज देखें तो -10 + 11 = +1। तो इस पर चार्ज कितना आ गया, प्लस। तो ये बन गया हमारा कटायन। ठीक है जी। Cl को देखिए, Cl का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। ठीक है, लास्ट के सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। लेने से Cl के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 28818। तो यहाँ पर इनिशियली इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन्स है। ओवरऑल चार्ज देखें तो -18 + 17 = -1। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से 2 आयन बन जाते हैं। अब आयन बनाने के बाद ये आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो बच्चों हमने लेवाइस स्ट्रक्चर पढ़ा था। वैलेंस सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको आप कैसे शो करोगे, ऐसे Na के ऊपर एक डॉट लगाकर। ठीक है, और क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो यहाँ पर इनको आप डॉट लगाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 7 डॉट मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा और ये इलेक्ट्रॉन ले लिया क्लोरीन ने। क्यों, क्योंकि क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन के साथ है, एक आते ही इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो इस पर क्या चार्ज आ गया, Na+। और Cl ने ले लिया तो इस पर आ गया Cl-। अब प्लस चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज अपोजिट हैं तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे और ये बॉन्ड बना लेंगे और वो बॉन्ड क्या होगा, NaCl। ठीक है जी। और आप इस NaCl को इस तरीके से बना सकते हैं, बना लेंगे। तो यही हमारा पहला एग्जाम्पल है आयनिक बॉन्ड का। ठीक है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री, तो यू नो एवरीथिंग। तो फिर से करते हैं बच्चों। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है बच्चों 282। तो लास्ट के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का देखिए 8, ये हो गया 2 और 6, इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम के पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। इसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने से इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, यानी कि इनिशियल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। इसको 2 मिल गए तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा आपके सोडियम को। और जैसे ही इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन गए बच्चों, जैसे इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, जाते ही मैग्नीशियम पर कैसा चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। नेगेटिव चार्ज जाने से पॉजिटिव चार्ज आता है एलिमेंट में। और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पर हो गया 2 नेगेटिव। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MgO। ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और ले लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है जी बच्चों, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। तो लास्ट के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और कैल्शियम मेटल होता है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। क्लोरीन 17, तो ये 287, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो इसलिए कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग क्लोरीन को डोनेट करेगा। एक इस क्लोरीन को, एक इस क्लोरीन को। ठीक है जी, एक तो इसने ले लिया और एक उसने ले लिया।
तो क्लोरीन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, कैल्शियम ने लिया है मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं 2 तो इस पर तो पॉजिटिव आ गया, इस क्लोरीन ने छोड़ा तो नेगेटिव आ गया। अब इसको आप ऐसे भी लिखते हैं CaCl2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। ये था हमारा आयनिक बॉन्ड। बच्चों अब आयनिक बॉन्ड पढ़ा है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, मेटल्स के साथ ये बॉन्ड बनता है तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो समझते हैं अब आयनिक बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों आयनिक बॉन्ड की, देखते हैं हम। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं बच्चों फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर, तो फिजिकली देखा जाए तो आयनिक बॉन्ड कैसे होता है। आयनिक बॉन्ड तो आयनिक बॉन्ड जैसे ही होते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड कैसे होता है बच्चों। आयनिक कंपाउंड मतलब अगर देखा जाए मोस्टली आपको सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे कि आपका सॉल्ट होता है, सॉल्ट एक सॉलिड है, तो सॉलिड फॉर्म में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं मतलब आयनिक बॉन्ड हमेशा सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। बच्चों ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड हार्ड। Because of the strong force of attraction between आयंस। बच्चों आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए ये सॉलिड मतलब ये कंपाउंड्स सॉलिड और हार्ड पाए जाते हैं। ठीक है, these compounds are brittle and break into pieces when pressure is applied। बच्चों ये नेचर में ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, भंगुर। भंगुर मतलब ऐसे कि अगर आप एक हथौड़ा लो और हथौड़े से इन क्रिस्टल्स के ऊपर हिट करो तो हथौड़ा पड़ने से ये क्या होंगे, बिखर जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि टूट जाते हैं, जैसे लकड़ी टूटती है ऐसे नहीं टूटती, ये बिखर जाते हैं, इनका कण कण बिखर जाता है। आप नमक को तोड़ के देखना, उसके ऊपर हथौड़ा मार के उसके क्रिस्टल बिखर जाते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस टाइप के सॉलिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, बात करते हैं बच्चों इनका सेकंड पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों सॉलिड्स हैं तो टेम्परेचर हाई मिलेगा, तो दीज कंपाउंड्स हैव हाई melting and
बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर हाई पाया जाता है, इसलिए इनके बीच का मेल्टिंग पॉइंट हार्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? देखो, अगर आपके पास मान लो NaCl का एक क्रिस्टल है, एक और क्रिस्टल है NaCl का, ठीक है, तो बच्चों इनके बीच में आयनिक बॉन्ड तो बन ही रहा है, लेकिन ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है अपोजिट आयन होने की वजह से। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। तो ये क्रिस्टल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं हम इंटर आयोनिक फोर्स, ठीक है। तो इस फोर्स होने की वजह से एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं स्ट्रांगली, और इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है जी। थर्ड बात करते हैं इनकी सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी मतलब घुलनशीलता, किसमें घुलते हैं? तो बच्चों आयोनिक कंपाउंड्स are freely soluble in water। वाटर की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट्स। तो बच्चों पोलर सॉल्वेंट कैसे होते हैं? पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, लिक्विड अमोनिया एटसेट्रा, बट are insoluble in non-polar solvents like kerosene, petrol, बेंजीन एटसेट्रा। बच्चों अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये पोलर और नॉन पोलर चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो वाटर यहाँ पर पोलर है, इसका रीज़न समझिए। बच्चों वाटर जब बनता है ना, इसके पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन आपको पता है इस पर नेगेटिव 2 वैलेंसी होती है इसकी, और हाइड्रोजन की +1 और इसकी भी +1, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करो बच्चों, ये -2 आ रहा है ना, यहाँ पर -2 मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये ऑक्सीजन साइज में भी बहुत छोटा होता है बच्चों, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, मतलब ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखते हैं उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। और क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी एटम के अंदर बनते हैं, तो ऐसे कंपाउंड पोलर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस पाया जाता है। तो इनके अंदर तो आयनिक सॉल्वेंट आसानी से, मतलब आयनिक कंपाउंड आसानी से घुल जाते हैं। जैसे कि हम NaCl की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी NaCl है, Cl नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव वाले क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखते हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी 2 आयन है, और ये भी कैसा हो गया, पोलर हो गया नेचर में, ठीक है। अब ये भी पोलर और ये भी पोलर, तो पोलर पोलर आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए
आपके आयनिक कंपाउंड हमेशा वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाते हैं। नमक को पानी में डाल के देखा आपने, घुल जाता है वो, ठीक है। कभी आप ऑयल को डाल के देखना पानी में, वो घुलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑयल क्या होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो नॉन पोलर में ही घुलेगा और पोलर में ही घुलेगा। सोल्यूबिलिटी समझ में आ रही है। आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर आसानी से डिसोल्व हो जाते हैं क्योंकि ये नेचर में पोलर होता है, ठीक है जी। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं बच्चों, कंडक्टिविटी। प्रॉपर्टी नंबर 4, कंडक्टिविटी। तो बच्चों कंडक्टिविटी क्या है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी या हीट का पास आउट उनके अंदर होता है कि नहीं होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं रखते। तो आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट electricity in solid state। in solid state however the ionic compounds conduct electricity in molten or aqueous form। मतलब क्या है बच्चों, सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जबकि लिक्विड स्टेट में या फिर एक्वस फॉर्म में या फिर मोल्टन स्टेट में ये करते हैं। क्या रीज़न है इसका बच्चों, जब ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं तो इनके आयन्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास मार्कर है और मार्कर की कैप आपका कटायन है और ये आपका अनायन है, दोनों एक साथ बॉन्डेड है, तो इलेक्ट्रिसिटी इनको हिला भी नहीं सकती। लेकिन जैसे ही ये फ्री हो जाएंगे, तो जब ये फ्री हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करेगी, ठीक है। तो मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इतना ही है और इतना ही रहेगा, और बहुत अच्छे से अगर आपने समझा है तो बच्चों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बॉन्ड की तरफ। वो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों आयनिक बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट किस तरीके से, अभी हमने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड के तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से बनता है, यानी कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है तो ये बॉन्ड बन जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को ना तो डोनेट करते हैं ना फिर ना गेन करते हैं, होते हैं ऐसे भी। क्योंकि अगर वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट कर देते हैं, मेटल होते हैं। 5 6 7 है तो उन डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो बीच के हैं, यानी कि जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ना तो डोनेट करते हैं और ना ही एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को शेयरिंग से बनाया जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन की शेयर करते हैं, ठीक है जी। तो बच्चों हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ये जेम्स बॉन्ड नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो क्या होता है जी कोवेलेंट बॉन्ड,
the chemical bond formed by the sharing of electrons between two atoms. Between two atoms is known as कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों इतनी सी ही बात है वैसे तो, जिससे हम समझ सकते हैं कि नॉन मेटल्स या फिर बोल दें आपका जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है ये शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए बन जाता है। लेकिन क्योंकि हम डीपली पढ़ रहे हैं तो मैं इसके बारे में और भी बातें आपको बताना चाहता हूँ, तो सभी समझने की कोशिश करेंगे। तो बात करें हम बच्चों नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स यूजुअली हैव 5, 6, 7 electrons in their outermost shell। हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो बच्चों नॉन मेटल्स achieve noble gas configuration by mutually sharing of electrons between their atoms and formed कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर इन्हें कहीं से नहीं मिलते हैं, नॉन मेटल्स का काम क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, लेकिन अगर इन्हें कहीं 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं, मतलब इनके वैलेंस शेल में है लेकिन 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं जिससे अपने ऑक्टेट पूरा कर सके, तो ये क्या करते हैं अपने ही जैसे एलिमेंट्स हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, शेयरिंग का मसला ऐसा है कि मान लो दो एटम है, ये एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, इसको इलेक्ट्रॉन्स को ज़रूरत पड़ी तो ये इसको दे देगा और इसको ज़रूरत पड़ी तो ये इसको दे देगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक तरह से एक स्ट्रिंग के साथ बंधे रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी का किसी के पास नहीं जाता, बट वो कुछ टाइम के लिए उसको अपनी सर्विसेज देता है। इसी को हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है जी। और क्या खास बात है बच्चों, द chemical compounds formed due to the mutual sharing of electron। बच्चों जो कंपाउंड म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे। बिटवीन टू एटम्स आर कॉल्ड एज कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है जी। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं जो
इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। और ख़ास बात क्या है बच्चों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर the number of electron pairs which an atom shares with one another, मतलब बच्चों जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक दूसरे के साथ में शेयर करता है, वन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वन और मोर एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड to achieve stable or noble electronic configuration is called इट्स कोवैलेंसी। मतलब बच्चों जब ये बॉन्ड बनता है और बॉन्ड बनते टाइम जितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं उन शेयरिंग पेयर को आप कोवैलेंसी बोलते हैं उस एलिमेंट की। ठीक है, तो ये थ्योरी है अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। जिन नॉन मेटल्स के वैलेंस शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर कर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और बच्चों ऐसे कंपाउंड जो कोवैलेंट बॉन्ड से बनते हैं उनको कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। और बच्चों जितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है उसको उस एलिमेंट की कोवैलेंसी बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखना, ये एलिमेंट द सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं जब ये शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर ये थ्योरी समझ में आ गई हो तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं या फिर बोलते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, इसके कितने टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो नंबर 1 आपके पास होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चों व्हेन ए कोवैलेंट बॉन्ड is formed by the mutual sharing of two electrons। बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है तब बनता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। Then the bond formed is called as single कोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों इसका एग्जाम्पल देखिए, आपके पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है।
तो जब ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपने ही टाइप के दूसरे हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करता है ना, बच्चों ध्यान रखना, जब भी म्यूचुअल शेयरिंग करता है तो इनके बीच में बॉन्ड बनाया जाता है। तो इस तरह से इसका भी ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो अब देखो इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ऐसे ही इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। आप इसको H सिंगल बॉन्ड H करके भी दिखा सकते हैं और आप इसको सिंपली H2 दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। तो बच्चों डबल कोवेलेंट बॉन्ड जैसे डेफिनेशन ऊपर है बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर क्या होगा, 2 खींचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर होंगे। ठीक है, ये किससे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होगी, यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होगी 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन 2.6 है। तो ये वाला जो सेल है ये सेकंड सेल है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके लिए क्या करता है, अगर इसे कोई एलिमेंट नहीं मिला तो ये खुद को ही इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करवा देता है। तो ये हो गई शेयरिंग, ये बन गया डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड बना तो यहाँ देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका ऑक्टेट पूरा, और ऐसे ही ये इसका ऑक्टेट पूरा। इसको आप O डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हैं और आप इसको O2 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तीसरे टाइप का बॉन्ड है हमारा, बिल्कुल सेम डेफिनेशन, ये आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। 3 टाइप के बॉन्ड बनते हैं कोवेलेंट, डबल, सिंगल एंड ट्रिपल। तो इसमें क्या होगा बच्चों, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका एग्जांपल है नाइट्रोजन, तो 2 और 5, लास्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो जब ये नाइट्रोजन अपने ही जैसे दूसरे नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आता है तो ये एक दूसरे के साथ में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके वैलेंस शेल में 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड बनने से इनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हो गए, 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही इसका पूरा हो जाएगा। तो ये अगर ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं तो बॉन्ड बना लेते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N या फिर N2। ठीक है, तो इस तरीके से सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं और ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड भी कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड है केमिस्ट्री के अंदर। और 4th चैप्टर के अंदर तो एक इस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से एक नई केमिस्ट्री बनी हुई है, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो 4th चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बन के साथ इन कोवेलेंट बॉन्ड्स को दोबारा। बट यहाँ पर आपके लिए आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड मुझे लगता है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो चुके हैं। तो अब हम अगर बात करें इनके कंपैरिजन की, तो इनके बीच में कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं। तो कंपैरिजन भी देख लेते हैं ताकि इनको और अच्छे से अपनी समझ में बिठा सकें। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया है तो उसको उतार लीजिए। अब हम इनके बीच में कंपैरिजन शो करेंगे कि कैसे एक आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से अलग होता है। ठीक है जी, तो क्या कर रहे हैं हम, कंपैरिजन बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। कंपैरिजन करते हैं बच्चों। तो पहले लेते हैं इनकी प्रॉपर्टी। फिर लेते हैं हम आपका आयनिक बॉन्ड।
फिर लेते हैं आपका कोवेलेंट बॉन्ड। इनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे जी? इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। चलो जी बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड का टाइप क्या है इनके बीच में बच्चों? ये आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोवैलेंट बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है जी, ये है जी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कौन से पार्टिकल्स लगते हैं बच्चों? आयंस लगते हैं। क्या चाहिए हमें? आयंस चाहिए। और अगर आपको बनाना है कोवैलेंट बॉन्ड तो क्या चाहिए बच्चों? मॉलिक्यूल्स चाहिए। ये मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है जी, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, फोर्स। ऐसा कौन सा फोर्स है जो इनके बीच में लगता है? तो बच्चों आयनिक बीच में क्या, आयनिक बॉन्ड के बीच में लगता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इनके बीच में लगता है बच्चे वान डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों वंडरवाल फोर्सेस की बात हम अगर करें, ये जो हमारे वंडरवाल फोर्सेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं। वंडरवाल फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ये फोर्सेस आप 11th में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। कई तरह के फोर्सेस होते हैं, जैसे मैंने आपको वाटर की सोल्यूबिलिटी, वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी दिखाई थी आयनिक बॉन्ड की, बिल्कुल सेम वही वंडरवाल फोर्सेस की तरह ये वंडरवाल फोर्सेस लगाते हैं। बात करें आपके फोर्थ प्रॉपर्टी की बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी बात करते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या है बच्चों? ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी कि जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये आपके गैस भी हो सकता है, ये आपका लिक्विड भी हो सकता है और ये आपका सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, और सॉलिड भी कैसे होंगे बच्चों? ये सॉफ्ट सॉलिड होंगे, ज़्यादा हार्ड सॉलिड नहीं होते। हार्ड सॉलिड केवल एक ही है कोवैलेंट बॉन्ड से जो बनता है, वो है डायमंड। ये एक्सेप्शन है। ठीक है, डायमंड एक एक्सेप्शन होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखा जाता है। अब इनके जो अंदर जो वीक फोर्स लगते हैं, तो लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इनके अंदर देखा जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करें तो 6 क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ हीट। तो हीट की कंडक्टिविटी कैसी करते हैं ये बच्चों? ये अगर ये तो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, चाहे ये सॉलिड हो या चाहे लिक्विड फॉर्म में हो। और ये आपके
बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है जी, ये बैड कंडक्टर है, ये हीट को कंडक्ट नहीं करते। आपने देखा होगा पेट्रोल के पास अगर मतलब पेट्रोल अगर हाथ पे रखोगे तो ठंडा कर देता है हाथों को, क्योंकि उसकी भी गर्मी को सोख लेता है, इतना ठंडा होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं बच्चों। सेवंथ प्रॉपर्टी वोलेटाइलिटी। ये वोलेटाइल है या नहीं? वोलेटाइल का मतलब क्या ये वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं? तो बच्चों मोस्टली ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये आपके वोलेटाइल होते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल लें पेट्रोल का, तो पेट्रोल को अगर रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो पेट्रोल उड़ जाता है, वेपर बन जाती है उसकी, इसलिए वो वोलेटाइल होता है। ठीक है, बात करें हम अगली प्रॉपर्टी नंबर 8। ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तो हम जानते हैं कि जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जब सॉलिड हैं तो बैड कंडक्टर है, और जब वो मोल्टेन फॉर्म में है या एक्वस फॉर्म में है तो वो गुड कंडक्टर है। ठीक है जी, बात करते हैं आपके कोवेलेंट कंपाउंड की। तो ये भाई बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बैड कंडक्टर है। इसका एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट आपकी पेंसिल की लेड में मिलता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है इसके लिए। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और हम पढ़ेंगे, सोल्यूबिलिटी। तो बच्चों 9 सोल्यूबिलिटी का कंपैरिजन करें हम इनके साथ, तो आपको पता है ये जो पोलर सॉल्वेंट है उनके अंदर भूल जाते हैं। तो सोल्यूबल इन पोलर solvent but insoluble in non-polar solvents। नॉन पोलर्स के अंदर ये डिजोल्व नहीं होते। नॉन पोलर कौन है? हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सब आपके नॉन पोलर हैं। पोलर आपका वाटर है, वाटर के अंदर ये डिजोल्व हो जाते हैं। और इनकी बात करें बच्चों, ये इनका उल्टा है, insoluble in polar solvents but soluble in non-polar solvents। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा आज कंप्लीट आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर लेक्चर था। मुझे लगता है बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर अब हम कवर करने वाले हैं अक्रेंस ऑफ मेटल, मेटलर्जीज़, कि कैसे एलिमेंट्स को उनके ओर से, उनके कंपाउंड से उनको निकाला जा सकता है। 1-2 लेक्चर और आएंगे इसके अंदर जब हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।